सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेस्ट पेपर। मेरा नाम है गगन। तो आज लगभग एक हफ्ते बाद दोस्तों एक क्लास हो रही है। एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था। और बीमार चलो बंदा ठीक है, अगर थोड़ा मोटा हो रहा हो कि बुखार हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया हो। गला मेरा बैठ गया था, टॉन्सिल हो गए थे, ऐसा हो गया था कि स्वेलिंग हो गई थी गले के अंदर। खांसी जुकाम तो था ही, सांस भी नहीं आ रही थी, ऐसा हो गया था। तो वही है, टाइम लगा थोड़ा ठीक होने में, लेकिन अब हाँ ठीक है। बट वही मैं आपको अश्योर करवा दूं, आज 13 जुलाई है, लेकिन घबराना मत। पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स हम ये कवर अप कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। संडेज को भी हम क्लास लेंगे ताकि हम अपने बिल्कुल करंट अफेयर्स को हम बिल्कुल लाइन पर लेकर आ जाए। जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, ये बेटा डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सुबह 6 बजे वीडियो यहाँ पर डल जाती है। क्या है इसमें डेली करंट अफेयर में कि जो भी रोज चल रहा है, रिवीजन वगैरह अलग चीज है कि एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन की ग्रुप डी का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर है, वो नहीं। ये है डेली करंट अफेयर। क्योंकि जितना आप डेली टच में रहोगे करंट अफेयर्स से, जितना आप डेली क्लास लगाओगे, उतना ही पेपर के पास आकर डर कम लगेगा। घबराहट होती है ना कि करंट अफेयर कैसे करें, कहां से करें, वो चीज कम होगी। तो मेरा डेली कराने का सिर्फ यही मोटिव है कि बच्चे डेली टच में रहें। और टच में रहने से फायदा यही होगा कि अगर आप 5-6 महीने लगातार पढ़ लिए, फिर आपका कोई पेपर आया तो करंट अफेयर से घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी सी रिवीजन, सारी चीजें दिमाग में याद आ जाती। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट फटाफट दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले इसकी पीडीएफ की बात कर लें तो दोस्तों गगन सर रेलवे नाम का टेलीग्राम चैनल है, यहां पर इसके आपको पीडीएफ मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया, पिछला एक हफ्ता भी हम कवर कर लेंगे, तो कुछ टेंशन की किसी को दोस्तों बात नहीं लेनी है। शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट। पहला बहुत बड़ा दोस्तों करंट अफेयर, वैभव सूर्यवंशी। ये आपको पता होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते इंडिया ने एक बहुत बड़ी चीज कर दी। इंडिया ने क्या चीज करी कि भारत का पहले सबसे कम उम्र का लड़का दोस्तों खेल चुका है। तो दोस्तों पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास होता था। सचिन तेंदुलकर उस वक्त वनडे होते थे, उस वक्त T20 नहीं होते थे। वैभव सूर्यवंशी अब यंगेस्ट क्रिकेटर बन गया है इंडिया का, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, जो सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला हो। खेला क्या है? T20। तो वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब देखिए, 15 साल और 99 दिन की उम्र में दोस्तों इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेला। किसके खिलाफ खेला? इंग्लैंड के खिलाफ खेला। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? सचिन का। सचिन कितने साल में खेले थे? सचिन 16 साल और 205 दिन की उम्र में खेले थे। लेकिन अभी भी दुनिया में सबसे यंगेस्ट नहीं है, पाकिस्तान वालों ने सबसे यंगेस्ट खिलाया हुआ है, जिसका नाम है हसन रजा। हसन रजा खेला हुआ है 14 साल और 227 दिन की उम्र में। सोचो, 8वीं क्लास का बच्चा दोस्तों इंटरनेशनल खेल गया था पाकिस्तान की तरफ से। और अब भारत की तरफ से सबसे यंगेस्ट हो चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। क्योंकि देखो, सचिन खेला था 16 साल 205 दिन की उम्र में, लेकिन इंडिया में लड़कियां इनसे पहले खेल चुकी हैं। जैसे ये देखो डेटा, आप याद नहीं करना, ये डेटा आप अपने आप ध्यान दो कि महिलाओं में वनडे खेल चुकी है रजनी वेणुगोपाल 15 साल 291 दिन में। T20 खेल चुकी है शेफाली वर्मा 15 साल 239 दिन में। शर्मिला चक्रवर्ती खेल चुकी है 15 साल 241 दिन में। सचिन कितने साल में खेले? 16 साल 238 दिन में खेले। सचिन कितने साल में खेले? 16 साल 205 दिन में खेले। तो लड़कों में और लड़कियों में सबसे यंगेस्ट कौन है दोस्तों? वैभव सूर्यवंशी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। वैभव सूर्यवंशी खेला है 2020। किसके खिलाफ खेला है 2020? वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। अब यंगेस्ट भारतीय बन चुका है, लड़कों और लड़कियों दोनों के। बहुत छोटा सा प्यारा सा करंट अफेयर। करंट अफेयर यही है, हम अक्सर उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। करंट अफेयर तो छोटा सा ही होता है। अब जैसे आज जिनकी हम थ्योरी करेंगे, जितने भी करंट अफेयर आज की क्लास में हम कवर करेंगे, कल क्लास शुरू करने के बाद पहले हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे कि एग्जाम में किस तरह का सवाल आता है, और फिर हम कल के नए करंट अफेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि क्लास में ही चीजें हमारे याद होती रहेंगी। आइए अगला चलते हैं। पीछे दोस्तों आपको पता होगा, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खमेनी, पता है आपको, फरवरी में अमेरिका इजराइल ने मिसाइल गिराकर इनको मार दिया था। तो तब से लेकर अब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं किया था ईरान वालों ने, इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, 4 महीने के बाद जाकर अब जुलाई में इनका अंतिम संस्कार किया। बहुत बड़े लेवल पर किया संस्कार। उसमें फिर दुनिया भर से लीडर्स गए थे, इंडिया से भी काफी लीडर्स गए थे, महबूबा मुफ्ती गई थी, कई लीडर्स अपने आप से गए थे। लेकिन इंडिया ने किसको भेजा था कि भैया इंडिया को रिप्रेजेंट करने कौन गया था?
तो हमारे जो बिहार के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, और हमारे एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मार्गरीटा, ये गए हुए थे। अब इनका अंतिम संस्कार हुआ। कल की खबर है 140 मिसाइलें और दाग दी। 140 अड्डों पर अमेरिका ने ईरान में फिर से हमला कर दिया। बस संस्कार करने का बोला कि चलो ठीक है तुम अपना संस्कार कर लो, उसके बाद देखते हैं। देख लिए फिर से। आइए पढ़ते हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सरकार और भारत के लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ध्यान रखना कि इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो बिहार के गवर्नर हैं हमारे सैयद अता हसनैन और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मार्गरीटा। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, मार्गरीटा अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप दोस्तों मार्गरीटा शब्द को गूगल करते हैं, MARGHAR, मार्गरीटा, तो मार्गरीटा दोस्तों एक कॉकटेल भी होती है शराब भी होती है दोस्तों मार्गरीटा एक, लेकिन ये मार्गरीटा हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। नेक्स्ट, तो भैया सूर्य कुमार यादव आपको पता है T20 के कप्तान थे। इसी साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 10वां एडिशन T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो भारत में हुआ था, जो भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर जीता था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। उसके बाद फिर टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब इन्हें मेजर लीग बेसबॉल का, इसका मेजर लीग बेसबॉल का अंबेसडर बना दिया। कहीं भी आप ये शब्द सुनो ना, मेजर लीग, पढ़ो, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव मेजर लीग बेसबॉल इंडिया के अंबेसडर बने। मेजर लीग क्रिकेट, मेजर लीग फुटबॉल, मेजर लीग बेसबॉल, जहां पर भी मेजर लीग लग गया ये मतलब अमेरिका है। मेजर लीग, जैसे इंडिया में IPL है, हमारा WPL है, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश है, अमेरिका का है मेजर लीग क्रिकेट। उसी तरह मेजर लीग बेसबॉल, मेजर लीग फुटबॉल, मेजर लीग, सब कुछ मेजर लीग। तो मेजर लीग बेसबॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे। तो मेजर लीग बेसबॉल यानी कि MLB ने भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को भारत के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया है। और भारत में अगर आप इनके मैच देखना चाहते हैं तो जियो स्टार के साथ दोस्तों मेजर लीग बेसबॉल ने टाई अप किया है। मेरे को समझ नहीं आता, फुटबॉल जो इंडिया में खेला जाता है, लोग खेलते हैं, वो देखते नहीं है। बेसबॉल तो पता भी नहीं है लोगों को ढंग से होता क्या है, उसको दिखाएगा जियो हॉटस्टार, बताइए। बट एनीवे, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये है न्यूजीलैंड के बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज। ऐसा मान लीजिए इंडिया में जैसे कोहली, वैसा दोस्तों न्यूजीलैंड का कोहली था। क्या नाम था इनका? केन विलियमसन। अब तो रिटायर हो गए हैं। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा समझते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी दोस्तों उसका नाम है, इन्होंने रखा द बेयर मार्जिन्स। कुछ फॉन्ट की दिक्कत आ रही है आजकल, ये चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो केन विलियमसन ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम रखा है द बेयर मार्जिन्स। बेयर मार्जिन मतलब कि बारीकियां, मार्जिन बहुत कम एरर का चांस, उस तरह से कुछ। तो द बेयर मार्जिन्स न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। नेक्स्ट, गांगुली जी। तो अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों उनका हैप्पी बर्थडे था। तो हैप्पी बर्थडे वाले दिन ICC ने, ICC कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को देखता है। तो उन्होंने गांगुली को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? कि दुनिया भर के वो दिग्गज क्रिकेटर, वो बड़े क्रिकेटर जिन्होंने खेल को बहुत कुछ दिया है, जिनकी वजह से लोग खेल को जानते हैं, वो वाले क्रिकेटर्स। तो इंडिया की तरफ से ये 10वें आदमी हैं और 12वें टोटल, क्योंकि 2 महिलाएं भी हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। तो आओ पढ़ते हैं। तो सौरव गांगुली ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो सौरव गांगुली अपने 54th जन्मदिन पर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय और 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन के निकले। इनसे पहले कौन कौन है याद करना है? नहीं, वैसे बता देता हूं कि सबसे पहली बार जब हॉल ऑफ फेम चालू हुआ, ICC ने 2009 में पहली बार कुछ नाम दिए थे, वो पढ़ लेना। पहली बार सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव को 2009 में ऐड किया गया था हॉल ऑफ फेम में। उसके अलावा देखो अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मंकड़, ये रही एक महिला डायना एडुलजी, वीरेंद्र सहवाग ये दूसरी महिला, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी, और 12वें अब हो चुके हैं दोस्तों सौरव गांगुली। तो 10वें मेल क्रिकेटर, 12वें ओवरऑल, पहली बार कपिल देव, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी। तो 2009 में स्थापित ICC हॉल ऑफ फेम उन खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिन्होंने खेल में उत्कृष्ट योगदान दिया,
खिलाड़ी अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के 5 साल बाद पात्र हो जाते हैं। कि अभी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा भी रिटायर नहीं हुए, जब भी ये बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे, अभी तो वनडे खेल रहे हैं, उसके 5 सालों के बाद, तो मेरे को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन दोनों का नाम आएगा हॉल ऑफ फेम में। तो रिटायरमेंट के बाद मिनिमम 5 साल होने चाहिए, उसके बाद ही आपको हॉल ऑफ फेम में जगह दी जाएगी। बट मेरे को बस हैरानी थोड़ी सी ये हुई कि सौरव गांगुली से पहले वीरेंद्र सहवाग को डाल दिया इसके अंदर। मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज, लेकिन गांगुली मतलब, चलिए बढ़िया लग रही हो क्लास दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली सुबह दोस्तों 6 बजे आपको यहां पर क्लास पड़ी हुई मिल जाएगी। रेगुलर अपना कवर कीजिए, क्योंकि देखिए इस क्लास का मेन मोटिव ये है कि बातचीत कम, पढ़ाई ज्यादा, ताकि कम समय में खबरें देखो आज के दिन क्या हुआ था, जाओ पर अपने बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दो, है ना। आइए लाइक करते रहिए। नेक्स्ट, जब देखो कितनी बड़ी ट्रॉफी होगी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हुए हैं ट्रॉफी का उद्घाटन करने के लिए, स्वयं राष्ट्रपति के साथ। तो आपको पता है नेवी के नए चीफ मिले हैं हमको, कृष्णा स्वामीनाथन साहब। नेवी के नए चीफ है कृष्णा स्वामीनाथन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिले हैं नए NS राजा सुब्रमणी। आर्मी के नए चीफ मिले हैं धीरज सेठ। एयरफोर्स के पुराने ही चीफ हैं, लेकिन यहां पर आए नहीं है। हमारे एयरफोर्स के चीफ का नाम है अमरप्रीत सिंह। उन्होंने भेजा है एयरफोर्स के उप चीफ को, और वो कौन है, आशुतोष दीक्षित। बेसिकली दोस्तों ये है उप चीफ, वाइस चीफ है एयरफोर्स के, चीफ है आर्मी के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नेवी के चीफ है। ये चारों जो आदमी आपके सामने खड़े हैं, चारों रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं दोस्तों, मई और जून महीने की। ये हम करते थे बात। तो मैं बच्चों को बता दूं, भैया देखो आर्मी है, आर्मी में चीफ होता है, वाइस चीफ होता है। नेवी में चीफ होता है, वाइस चीफ होता है। एयरफोर्स में चीफ, वाइस चीफ और डिप्टी चीफ होता है, और होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भैया एयरफोर्स का चीफ और एयरफोर्स का डिप्टी चीफ छोड़कर 1 2 3 4 5 6 8 में से 6 लोग दोस्तों नए बने हैं। इतनी सारी नई अपॉइंटमेंट्स हुई, तो सोचो कितनी बड़ी ट्रॉफी होगी। तो भैया ये है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप। तो उसकी शुरुआत करने आए हैं। तो देखिए राष्ट्रपति ने 135वें इंडियन ऑयल ड्यूरेंट कप के लिए प्रतिष्ठित ड्यूरेंट कप ट्रॉफी का उद्घाटन किया। आइए, तो ड्यूरेंट कप विजेताओं को 3 ट्रॉफी दी जाती है। तो जब शुरुआत हुई इस ट्रॉफी की सन 1888 में, 1888 में, तब सिर्फ एक ट्रॉफी होती थी ड्यूरेंट कप। ये लिखा हुआ है इनमें 1888 की ड्यूरेंट कप। फिर 1904 की एक शिमला ट्रॉफी इन्होंने ऐड की, और फिर आजादी के बाद 1956 का प्रेसिडेंट कप इन्होंने ऐड किया। तो ध्यान रखेंगे साल के साथ कि 1888 ड्यूरेंट कप, 1904 शिमला कप, 1956 प्रेसिडेंट कप। इसकी शुरुआत किसने की थी, ड्यूरेंट कप है ना, आदमी का नाम ही ड्यूरेंट था। तो जैसे कि अभी भारत में फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, किसी को पता है? फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन मंत्रालय के सेक्रेटरी, अभी अभी रिसेंट उनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, विक्रम मिश्री। तो 1888 के जो गोरों के समय के फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट, तो ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शिमला के अन्नडेल में सन हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट, उस वक्त के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी द्वारा स्थापित किया गया। ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अगर कभी शिमला जाओ तो शिमला में मॉल रोड पर सभी जाते हैं, तो मॉल रोड के अगर लेफ्ट साइड पर अगर नीचे देखेंगे, वहां एक ग्राउंड दिखेगा, वो है अन्नाडेल ग्राउंड। वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और तब ऑब्वियसली बात है, ये किया गया था कि जो ब्रिटिश इंडियन फौजी थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, कि उनकी फिटनेस बनी रहे, तो उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू कर दिया। तो उनके अंदर ही बहुत सारे क्लब्स बन गए थे गोरों के। तो जब पहली बार ये खेला गया दोस्तों, पहली बार 1888 में रॉयल स्कॉट्स फुजीलियर्स, रॉयल स्कॉट्स फुजीलियर्स नाम की टीम जीती। पहली बार कोई भारतीय क्लब कब जीता? 1940 में मोहम्मडन FC नाम का, मोहम्मडन फुटबॉल क्लब नाम का एक क्लब था, जो आज की डेट में भी है, वो जीता था दोस्तों। और सबसे ज्यादा खिताब, 17 खिताब जीते हैं यहां पर मोहन बगान ने। इस बार 135वां एडिशन खेला जा रहा है, पिछले साल 134वां था, जिसे जीता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में। इन चीजों का दोस्तों रखेंगे हम ध्यान, वेरी इंटरेस्टिंग है, बड़ी चीजें मेरे को बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली। नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया मोदी जी, आपको पता है मोदी जी बहुत देशों का दौरा पे निकले हुए हैं। मोदी जी इंडोनेशिया गए, मोदी जी फिर ऑस्ट्रेलिया गए, मोदी जी फिर न्यूजीलैंड गए, और मोदी जी वापस आ गए। अब मोदी जी जहां भी जाते हैं बहुत सारा टाइप वगैरह करके आते हैं, बहुत सारी खरीदारी करके आते हैं, बहुत सारा कुछ बेच के आते हैं। तो वही चीजें पढ़ेंगे।
सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट को संबोधित किया। जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए और हम उनको राष्ट्रपति भवन, सॉरी माफ कीजिए, उनको हम अपनी संसद में लेकर जाएं और वो हमारे एमपीज को संबोधित करें। तो पहली बार हुआ कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया के पार्लियामेंट को संबोधित करने का मौका दिया हो, तो मोदी जी बने हैं वो। तो आओ, तो इंडोनेशिया की संसद, अब इंडोनेशिया की संसद को क्या कहा जाता है? पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। इंडोनेशिया इसे कहता है मजलिस। क्या कहा जाता है? पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। इंडोनेशिया की अपनी भाषा में इसे कहा जाता है मजलिस। अरे इसका निब गिर गई, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंडोनेशिया इसको अपनी भाषा में क्या कहता है? मजलिस। और वैसे अंग्रेजी में पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, उसको संबोधित किया मोदी जी ने। तो यात्रा के दौरान उन्हें जकार्ता में राष्ट्रीय प्रबोवो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जहां दोनों नेताओं ने 14 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए और मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो कि मोदी जी का 35वां राष्ट्रीय सम्मान है पिछले 12 सालों में। मोदी जी जा रहे हैं, अवार्ड जीते जा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की हाय हाय हो रही है कि बस करो मोदी जी, पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा यहां पर जो चीजें करी हैं, 2-3 चीजें करी। एक तो वहां के एक मंदिर को दोस्तों रेनोवेट करने पर बात हुई है। दूसरा, हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। तीसरा, एक अस्त्र मिसाइल है वो हमने बेची। तो ये 3 चीजों को पढ़ते हैं। तो मोदी जी और प्रबोवो, प्रबोवो कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया में 9वीं सदी के मंदिर स्थल के लिए एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सुरक्षा परियोजना का दोस्तों उद्घाटन किया। यानी कि इसको कंजर्वेशन करना है। पुरानी जगहें होती हैं जो कमजोर होती हैं, उस वक्त का सामान यूज हुआ हुआ खराब होता है समय के साथ, बारिश के साथ, हवा के साथ, धूप के साथ। तो पुराने जो हमारे मंदिर हैं, पुराने जो हमारे किले हैं, उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। इंडिया में काम करता है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इंडोनेशिया में भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर यह मंदिर को प्रिजर्व करेंगे। कौन सा मंदिर है ये? मंदिर का नाम है प्रम्बनन मंदिर। तो पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ योग्याकार्ता में, जगह का नाम है योग्याकार्ता में, 9वीं शताब्दी के प्रम्बनन मंदिर परिसर का दौरा किया और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए संयुक्त संरक्षण परियोजना का उद्घाटन किया। और इस परियोजना का नेतृत्व कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। तो 9वीं शताब्दी का मंदिर है प्रम्बनन। कौन सा? प्रम्बानन मंदिर है। कहां पर है? योग्यकार्ता इंडोनेशिया में। और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर उस मंदिर का संरक्षण करे। तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। एक दूसरा, मोदी जी को पुरस्कार मिला। नाम क्या है? आइए, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के साथ पीएम मोदी के सम्मानों की संख्या वैश्विक स्तर पर अब 35 पर पहुंच गई है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इससे पिछले हफ्ते मोदी जी को सेशल्स में भी पुरस्कार दिया था, लेकिन उसको ये अंतरराष्ट्रीय सम्मान नहीं गिन रहे। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि है तो वो भी अंतरराष्ट्रीय सम्मान, बट ठीक है। तो इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया गणराज्य के बिंटांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया। तो क्या नाम है इनके सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार का? बिंटांग आदिपूर्ण ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का बिंटांग आदिपूर्ण, ये पुरस्कार का नाम है। ये 35वां पुरस्कार है मोदी जी का। अब देखो, पेपर में ना जनरली ऐसे सवाल आ सकता था कि ये बिंटांग आदिपूर्ण पुरस्कार मोदी जी को किस देश ने दिया? इंडोनेशिया। या फिर बिंटांग आदिपूर्ण पुरस्कार मोदी जी का कौन से नंबर का पुरस्कार था? 35वां पुरस्कार। इस तरह से सवाल आता। तो पहला, योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का संरक्षण। दूसरा, मोदी जी को यह पुरस्कार। तीसरा, हमने बेच दी इनको 2 ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरियां। बैटरियों का मतलब वो मत समझो कि ये जैसे इसके पीछे ये बैटरी अभी पढ़ाता हूं क्या होता है। तो इंडोनेशिया को $200 मिलियन की 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों की आपूर्ति करेगा भारत। क्या है बैटरियां? पहले समझो बैटरियों में क्या है। तो ब्रह्मोस की एक बैटरी में आमतौर पर 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल होती हैं। किसमें? ब्रह्मोस की एक बैटरी में 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू फायर मिसाइल होती हैं, यानी कि 2 बैटरियों में 8 लॉन्चर और 24 रेडी टू फायर मिसाइल्स। तो इंडोनेशिया को 2 बैटरी दे रहा है। एक बैटरी में 4 लॉन्चर और 12 रेडी टू
फायर मिसाइल, यानी कि हम 24 ब्रह्मोस मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। तो ब्रह्मोस की बैटरी में आमतौर पर 4 लॉन्चर, 12 रेडी टू फायर मिसाइल के साथ साथ अन्य उपकरण और वाहन शामिल होते हैं। हालांकि भूमि आधारित रेजिमेंट और तटीय रक्षा बैटरी के बीच संरचना भिन्न हो सकती है। मतलब चलिए कि भैया जमीन से चलने वाली, जेट से चलाने वाली, या फिर शिप से चलने वाली, वो अलग अलग, उसमें नहीं घुसते। $200 मिलियन की 2 बैटरियां हम बेच रहे हैं दोस्तों इंडोनेशिया को। वहीं भारत अब फिलीपींस और वियतनाम समेत 3 देशों को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करने जा रहा है। तो सबसे पहली बार हमने दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल किसी बाहर की कंट्री को बेची थी, वो था फिलीपींस। पिछले महीने ही हमने बेचा वियतनाम को, और अब इस महीने हमने बेचा दोस्तों ये इंडोनेशिया को। अब ब्रह्मोस के बारे सबको पता है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म हमारी दोस्तों भारत की नदी है जो ब्रह्मपुत्रा, इससे आया है। और मॉस है जो, ये रशिया की नदी है दोस्तों, मॉस्कवा, इससे आया है। तो इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया मिलकर बनाते हैं। तो ये होगी 3 चीजें। पहला, मंदिर संरक्षण, 9वीं शताब्दी का योग्यकार्ता परम्बाणम। दूसरा, मोदी जी को बिंटांग आदिपूर्ण नाम का ये पुरस्कार दिया। और तीसरा, हमने ब्रह्मोस की 2 बैटरियां दी। चौथा, हमने इनको अस्त्र मिसाइल दी, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल दोस्तों। तो हवा से हवा में मार करने वाली भारत की अस्त्र मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बना इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वही मैं सोच रहा था, मैं बीमार था, मैं पीपीटी बना रहा था साथ साथ में, कि मैंने कहा कंटेंट नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जनरली होता क्या है कि मैं अगर साथ साथ ना बनाता तो कुछ खबरें रह जाती। मैं सोच रहा हूँ कैसे हफ्ते बीमार हूं, क्योंकि मोदी जी ने जाके बहुत कुछ बेच दिया। तो अस्त्र, हवा से हवा, यानी कि जेट प्लेन होता है ना, राफेल वगैरह, उससे फायर करने वाली मिसाइल पहली बार हम किसी विदेशी को बेच रहे हैं। आओ, तो प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सिंपल सी बात है भैया, जब हम बेचेंगे बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रमुख परिणामों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात, ये आपको पता ही है, और एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली MK-1 मिसाइल पर सहयोग को कवर करने वाला एक समझौता है। तो कौन सी मिसाइल ली है हमने, दी है इनको अस्त्रा MK-1। MK-1 मतलब मार्क 1। एडिशन निकालते रहते हैं ना कि मार्क 2 जिसमें उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, मार्क 3 और दूर, मार्क 4 और ज्यादा बारूद उठाकर ले जाने में सक्षम। तो ध्यान रखना, अस्त्रा मार्क 1 दोस्तों हम दे रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन समझौतों का मूल्य करीब $630 मिलियन होने का अनुमान है। ब्रह्मोस सौदा भारत की बढ़ती मिसाइल निर्यात महत्वाकांक्षाओं पर आधारित, लेकिन अस्त्र व्यवस्था मिसाइल की पहली अंतरराष्ट्रीय बिक्री का प्रतीक है। तो बहुत बड़ी बात, ब्रह्मोस हमने बेचा है फिलीपींस को, हमारी बात हुई है वियतनाम से, तीसरा देश बना इंडोनेशिया। अस्त्रा, अस्त्रा बिल्कुल इंडिया का बना हुआ है। अब ब्रह्मोस में रशिया भी है इंक्लूडेड। ब्रह्मोस जो है ना दोस्तों, 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, एक है DRDO और एक रशिया की कंपनी है एनपॉम। तो DRDO के पास ब्रह्मोस बनाने का 51% का ओनरशिप है, और एनपॉम के पास 49% की ओनरशिप है, जो कंपनी बनाती है। अस्त्रा पूरी हम बनाते हैं, 100% इंडिया में बनी हुई है। तो इसे कौन बनाता है, DRDO बनाता है भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ मिलकर। स्पीड इसकी मार्क 4.5 होती है। मार्क मतलब स्पीड ऑफ साउंड नहीं होती, ध्वनि की स्पीड, उससे 4.5 गुना ज्यादा स्पीड। और दोस्तों इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। तो ये 4 चीजें दोस्तों इंडोनेशिया में इंपॉर्टेंट। पहला, मंदिर परिसर। दूसरा, 35वां सम्मान मोदी जी का। तीसरा, ब्रह्मोस। चौथा, अस्त्रा। वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो कमेंट कर जाओ अभी के सर समझ आ गया, और एक बार लाइक कर जाओ। आगे चलते हैं और सुनो थोड़ा। दोनों देशों ने हाथ मिलाया कि भैया इंडो पैसिफिक है जो एरिया है, इंडियन ओशन वाला और पैसिफिक ओशन वाला एरिया है, यहां पर हम मिलके काम करेंगे। और दोस्तों इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है जो, सबांग बंदरगाह है जो, इस बंदरगाह को हम डेवलप करेंगे। अब देखो ये है इंडिया, श्रीलंका, ये रहा दोस्तों इंडोनेशिया, यहां पड़ता है सबांग पोर्ट। ये रहे हमारे इंडोमान, अंडमान और निकोबार के टापू। हम इंडोनेशिया के साथ मिलकर ये सबांग पोर्ट को डेवलप करेंगे। अब सर इससे क्या होगा? तो दिक्कत क्या है, चाइना को अगर कहीं जाना होता है ना, चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का।
तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जोड़ता है साउथ चाइना सी को, साउथ चाइना सी को, ये है साउथ चाइना सी। उसे जोड़ता है अंडमान सी के साथ, अंडमान सी के साथ, ये है अंडमान सी। तो चाइना यहां से जा रहा है, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार। और सोचो हमारे पास ये बंदरगाह भी हो, चाइना की कभी भी हमको नब्ज पकड़नी हो, बूम 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 कर देंगे। देखो सीधी सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक उस छोटे से स्ट्रेट ने देखो जैसे कि गर्दन पकड़ी हुई हो दुनिया की तेल के मामले में, उसी तरह चाइना की गर्दन है। चाइना बदतमीजी करने से पहले 4 बार सोचेगा कि यार करूं कि ना करूं। देखिए नो डाउट चाइना हमसे बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा देश है, बहुत आगे हमसे, लेकिन इंडियन ओशन में हम भी नहीं पीछे, नेवी हमारी भी तगड़ी है। तो ये वाला सबांग पोर्ट को इंडिया दोस्तों इंडोनेशिया के साथ मिलकर डेवलप करेगा। साथ ही इंडिया इंडोनेशिया को ईवीएम मशीनें भी बेच रहा है। अब ये थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा कि हमारी तो बच नहीं रही, हमारी तो बंगाल में 4000 मशीनें जल गई थी, बट हमारे तो यहाँ पर डेली डेली होता रहता है कि भैया हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, बट अपन पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो भैया इनको हम ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी देंगे। आओ पढ़ते हैं। तो इंडोनेशिया पहला देश नहीं है जिसने चुनाव तकनीक के लिए नई दिल्ली की ओर रुख किया है। भूटान पहले से ही भारत में बनी हुई मशीनों का उपयोग करके अपने चुनाव आयोजित करता है और उनका उपयोग नेपाल और नमीबिया जैसे स्थानों पर भी सीमित है। मतलब भूटान में ऑलरेडी इंडिया की बनी हुई ईवीएम्स काम कर रही हैं। नेपाल और नमीबिया जैसे देशों में भी कुछ हद तक कहीं कहीं जगह पर इंडिया की बनी हुई ईवीएम्स यूज हो रही हैं और अब इंडिया अपनी वही ईवीएम टेक्नोलॉजी को इंडोनेशिया को भी बेचेगा। तो 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। और सबांग पोर्ट बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ जोड़ता है। और दूसरा, हम इंडोनेशिया को ईवीएम मशीनें भी बेच रहे हैं। अब ईवीएम के इतिहास की बात करनी बनती है, बिल्कुल बनती है। तो इसे पहली बार 1982 में केरल में 70 परूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान 50 मतदान केंद्रों में यूज किया। तो पहली बार की इंडिया में ईवीएम मशीनें यूज की गई किसी इलेक्शंस में, बड़े इलेक्शन में, चुन्नू मुन्नू छोटू मोटू नहीं। तो केरला में परूर जगह नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों पहली बार 50 पोलिंग स्टेशन में ये इस्तेमाल की गई। और फिर 2004 के इलेक्शन के बाद 4, 19, 14, 19 सॉरी 4, 2009, 2014, 19 और 24 अब लगातार दोस्तों इस्तेमाल की जा रही है। तो पेपर में सवाल आ चुका है किस साल के इलेक्शंस के बाद ईवीएम मशीनें यूज की जा रही है, तो 2004। बनाता कौन है मशीनें? तो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ मिलकर ईवीएम मशीन को बनाया जाता है। तो 3 है। एक कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु। दूसरा कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद। और तीसरा कौन है? टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये तीनों मिलकर इस मशीन को बनाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ईवीएम मशीन में कितने वोट आ सकते हैं? फिर बदलनी पड़ती है 2000 वोट। और इसमें बैटरी चलती है, ऑब्वियसली बिजली से नहीं चलती, बैटरी से चलती है। बैटरी किसने बनाई? तो ये एक बैटरी से चलती है और बैटरी बनाई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। बेसिकली जो लोग ईवीएम बनाते हैं वही ईवीएम की बैटरी भी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इस टाइम आप सभी के सामने, जिसमें 2 प्रीवियस ईयर सवाल आपके इंतजार कर रहे हैं। एक हो जाता है ये वाला 2004 और एक हो जाता है दोस्तों कितनी वोट? 2000। इंटरेस्टिंग करंट अफेयर हो गए ना पिछले एक हफ्ते में। वही सोचा था मैंने, कहा यार इस हफ्ते में बीमार हूं, कितने इंटरेस्टिंग करंट अफेयर हुए इस हफ्ते में। बट कोई बात नहीं, कर लेंगे कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया विंबलडन भी खत्म हो गया बाय द वे। जब तक दोस्तों मैं ये क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, फाइनल चल रहा है अभी इटली के यानिक सिनर का जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के साथ। तो जब तक क्लास होगी तब तक, जब तक इस वक्त आप क्लास देख रहे हैं तब तक इसका रिजल्ट आ चुका होगा। तो अगली क्लास में मैं करवा दूंगा। लड़कियों का हमने देख लिया है, लड़कियों में चेक रिपब्लिक की लिंडा जीती, पढ़ेंगे अभी, आइए। तो महाराष्ट्र के अर्णव पापारकर लिएंडर पेस के बाद जूनियर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो बहुत बड़ी बातचीत दोस्तों। इंडिया दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा नाम नहीं करता है अगर हम बात किए रहे टेनिस के अंदर,
गिने चुने नाम है। लड़कों में लिएंडर पेस है, महेश भूपति हैं, अपने रोहन बोपन्ना है, फिर लड़कियों में सानिया मिर्जा है। तो 3 या 4 लोग ये हैं हमारे, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, ये 4 लोग हैं बस जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सिंगल्स हमारा कभी भी, अकेले खेलने में हम कभी नहीं जीते, इन चारों ने अगर जीते और डबल्स ही जीते। अब रोहन पापारकर नाम का लड़का है दोस्तों महाराष्ट्र से, तो ये लिएंडर पेस के बाद जूनियर विंबलडन में, बच्चों का भी विंबलडन चलता है 18 साल से कम उम्र वालों का, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय बना है। तो आप पढ़ते हैं, तो अर्णव पापारकर लिएंडर पेस के बाद अंतिम 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो 1990 में अपनी प्रसिद्ध जीत के रास्ते में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। तो 1990 में लिएंडर पेस ने, मतलब 1990 में लिएंडर पेस पहुंचे थे। अब 1990 के बाद अब जाकर कोई इंडियन है जो जूनियर विंबलडन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। पेस इज वन ऑफ द ओनली 3 इंडियंस टू विन द जूनियर टाइटल। बल्कि पेस सिर्फ क्वार्टर फाइनल में नहीं, लिएंडर पेस आगे चलकर विंबलडन जूनियर खिताब भी जीते। सोचिए, जूनियर विंबलडन जीत चुके हैं लिएंडर पेस। तो भैया सिर्फ 3 लोग हैं बताया कि जिन्होंने ऐसा जूनियर खिताब जीता हुआ है। लिएंडर पेस है, कोई रामानाथ कृष्णन है और कोई रमेश कृष्णन है। तो इन 3 लोगों ने इंडिया की तरफ से जूनियर ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। और लेकिन ये जो हमारे अर्णव पापरकर हैं दोस्तों, अर्णव पापरकर क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे और इनका सफर दोस्तों क्वार्टर फाइनल्स में ही खत्म हो गया। तो ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का लड़का है अर्णव पापरकर। आइए आपको पहले विंबलडन करवा दें दोस्तों लड़कियों का। तो लड़कियों का विंबलडन ये रहा। तो भैया इस बार बहुत ही कमाल की चीज हुई है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सभी को पता है सर। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। कमाल की चीज ये हो रही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नई लड़की ने, कभी करवाऊंगा मैं। फ्रेंच ओपन जीता है नई लड़की ने, और विंबलडन भी जीता है नई लड़की। कमाल की चीज क्या हुई, इस बार विंबलडन के महिलाओं के फाइनल में 2 लड़कियां जो खेली, दोनों चेक रिपब्लिक से थी। एक देश आपको पता है चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, कहीं सुना होगा आपने, उसको चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक कहते हैं। तो भैया विंबलडन 2026 की बात की जाए तो चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने चेक रिपब्लिक की ही कैरोलिना मुचोवा को हरा दिया। माफ कीजिए मैंने दोस्तों रिपब्लिक लिख दिया, रिपब्लिक है। तो भैया चेक रिपब्लिक की लिंडा ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना को हराकर विंबलडन का खिताब जीत लिया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल सा। तो 21 साल की लिंडा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता जब उसने कैरोलिना को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीत लिया। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नया सवाल। जो भी ट्रॉफी मिलती है ना, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने पर ट्रॉफी मिली हो, फ्रेंच ओपन जीतने पर ट्रॉफी मिली हो, विंबलडन जीतने पर ट्रॉफी मिली हो, ये पूछने लगे हैं आजकल पेपर में, क्योंकि सवाल खत्म हो गए हैं। ये तो सभी पढ़ के जाएंगे कि विंबलडन कौन जीता, लिंडा जीती, किसको हराया, कैरोलिना को हराया, कहां से है, चेक रिपब्लिक से है। लोग पढ़ के क्या नहीं जाएंगे, लोग नहीं पढ़ के जाएंगे कि ये जो ट्रॉफी मिली, इस ट्रॉफी का नाम क्या है, वो हम पढ़ा रहे हैं। तो इस ट्रॉफी को कहा जाता है लेडीज सिंगल चैलेंज प्लेट, लेकिन इसको फेमसली क्या कहा जाता है, लोगों के बीच कहा जाता है इसको वीनस रोज वाटर डिश। क्या कहा जाता है इसको, वीनस रोज वाटर डिश कहा जाता है इसको। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। आओ आपको एक बार मैं रिवीजन करा दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन की। तो अभी जब ये क्लास चल रही है, अब तक दोस्तों जेनिक सिनर या फिर अलेक्जेंडर ज्वेरेव में से कोई एक जीत चुका है दोस्तों। मुझे नहीं पता कौन जीता है, उसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि जब ये मैं क्लास कर रहा हूं तो बहुत लेट बनाई मैंने क्लास, मुझे लगा था खत्म हो जाएगा, खत्म ही नहीं हो रहा उनका मैच। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन लड़कों में जीता था दोस्तों स्पेन का लड़का है जिसका नाम है कार्लोस अल्कराज, और इसने हराया था सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। यहां पर लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों में जीती थी कजाकिस्तान की एलिना, और इसने हराया था बेलारूस की अरीना को। ये देखो कैसे एक जैसे से नाम, अरीना। बात करें फ्रेंच ओपन की दोस्तों, फ्रेंच ओपन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सिर्फ मिट्टी पर खेला जाता है, यानी कि क्ले पर खेला जाता है दोस्तों, मिट्टी पर, क्ले पर। इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे जीता था जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जर्मनी के अलेक्जेंडर
ज़्वेरेव ने जीता था इसको। और हारा कौन था यहाँ पर? इटली, इटली का फाबियो कोबोली। हाँ, हारा था यहाँ पर दोस्तों, यहाँ मैन लिख देता हूं मैन। हारा था इटली का फ्लावियो कोबोली, ऐसे करके दोस्तों कुछ नाम है। महिलाओं की बात की जाए दोस्तों, महिलाओं की बात की जाए तो यहां जीती थी पोलैंड की माजा। पोलैंड की, माफ कीजिए, पोलैंड की माजा तो हारी थी। यहां जीती थी रशिया की मीरा, और रशिया की मीरा ने हराया था पोलैंड की माजा। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, मतलब 99% तो यही सही है, बट फिर भी 1% गलती नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच ओपन 2026 तो महिलाओं के सिंगल्स में जीती हैं अंद्रीवा, बिल्कुल रशिया की मीरा जीती हैं, बिल्कुल पोलैंड की ये जीती हैं। और आदमियों के में देखे कौन लड़कों में जीते हैं, मेन सिंगल्स, सॉरी मेन सिंगल्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल सही लिखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा कई बार शक हो जाता है। तीसरा है दोस्तों विंबलडन, ध्यान रखेंगे सबसे ओल्डेस्ट होता है ये वाला, सबसे पुराना। 1877 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। ये इकलौता है जो ग्रास यानी घास पर खेला जाता है, और यहां पर सिर्फ सफेद कपड़े पहनने अलाउड है। ये सभी पेपर के सवाल बनते हैं। यहां कौन जीता है? यहां पर जीता है, लड़कों में तो पता नहीं हमको, या तो जीतेगा दोस्तों इटली का जेनिक सिनर, या जीतेगा दोस्तों जर्मनी का अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो फ्रेंच ओपन भी जीता था। देखते हैं लड़कियों में कौन जीती है। लड़कियों में जीती है वुमेन में जीती है दोस्तों चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक की कौन जीती है दोस्तों? लिंडा। और लिंडा ने किसको हराया है? चेक रिपब्लिक की ही दोस्तों। किसे हराया है? कैरोलिना। तो दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। अब देखो मेरे याद है ये चीज, पेपर में यही आता है, कौन जीता, किसे हराया, कहां से थे, कौन जीता, किसे हराया, कहां से थे, कौन जीता, किसे हराया, कहां से थे। इन चीजों का दोस्तों बहुत ही बेसिक रखेंगे ध्यान। ठीक है दोस्त, चल नेक्स्ट चलते हैं। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट दोनों में सवाल आया। तो पिछले साल तक दोस्तों भारत में कोई बाहर की कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती थी इंश्योरेंस सेक्टर में, 74% मालिकाना हक रख सकती थी। मतलब कि मान लो मैं कंपनी खोल रहा हूं कोई, तो मैं अपनी बाहर की किसी कंपनी को अपना कितना शेयर बेच सकता था? मैं 74% शेयर बेच सकता था। 26% मालिकाना हक अभी भी भारत में होना जरूरी था किसी इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन पिछले साल के बजट में सरकार ने बोला कि 100% बाहर की कोई कंपनी खरीदना चाहे इंडिया में इंश्योरेंस की कंपनी खरीदे। पिछले साल के बजट में हुआ है, और ये पेपर में सवाल आया बार बार। अंडर ग्रेजुएट में भी आया था मार्च में, सॉरी ग्रेजुएट लेवल में भी आया था मार्च में, अंडर ग्रेजुएट में भी अभी आके हटा है पीछे दोस्तों। तो पहली बार 100% फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में कंपनी खरीद लिया है वो कौन सी बनी है? वो बनी है अवीवा। तो अवीवा पहली फॉरेन कंपनी बन चुकी है जिसने इंडिया में पूरा का पूरा इंश्योरेंस बिजनेस खरीद लिया है नए एफडीआई रूल के तहत। एफडीआई मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले 74 था, अब 100 कर लिया। पहले 26 था, तो इन्होंने 26 खरीद लिया। फिर सरकार ने बोला 74 कर लो, इन्होंने 74 खरीद लिया। इन्होंने बोला 100 कर लो, इन्होंने 100 खरीद लिया। तो आओ पढ़ते हैं इसके बारे। तो ब्रिटिश बीमा कंपनी अवीवा अपने संयुक्त उद्यम भागीदार डाबर इन्वेस्ट कॉरपोरेशन से अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शेष 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए सहमत होने के बाद अपने भारतीय व्यवसाय का पूर्ण स्वामित्व लेने वाली पहली विदेशी जीवन बीमा करता बन गई है। तो पहले क्या था? पहले अवीवा जो इंडिया में काम करती है उसका 74% अवीवा के पास था, फॉरेन वाली के 26% दोस्तों डाबर के पास था। और अब इन्होंने बाकी बचा 26% भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि सरकार ने बोला ले सकते, इन्होंने बोला उठाओ। तो लंदन स्थित अवीवा ने 2001 में डाबर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारतीय बीमा बाजार में प्रवेश किया। पहले तो आप घुस ही नहीं सकते थे अकेले, तो डाबर के साथ घुसे। इसके बाद एफडीआई मानदंडों में बदलाव के बाद 2016 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% करी। सरकार ने बोला कि फॉरेन कंपनी 49% खरीद सकती है, इन्होंने बोला खरीद लो।
2022 में सरकार ने बोला 74% खरीद सकती है, इन्होंने बोला खरीद लो। 2025 में सरकार ने बोला 100% खरीद सकती है, इन्होंने बोला खरीद लो। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की, यूके की, लंदन की अवीवा कंपनी पहली कंपनी बन चुकी है जिसने 100% इंडिया में इंश्योरेंस की कंपनी खोल ली है। और किसके साथ थे वैसे? डाबर वालों के साथ। अब सिर्फ अवीवा रह गया है, अवीवा के पास ही पूरा 100%। ठीक है, बढ़िया लग रही हो क्लास? एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भैया, सर्वेश कुशारे डायमंड लीग में पोडियम पर जगह बनाने वाले दोस्तों पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं। तो दोस्तों डायमंड लीग क्या है? तो एथलेटिक्स है ना, जैसे एथलेटिक्स में जैसे नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं, एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, ये सब आता है। तो इसमें ना दुनिया भर में लीग होती है जिसका नाम है डायमंड लीग। इंडिया की तरफ से ज्यादा लोग डायमंड लीग में पोडियम पर नहीं आते। पोडियम मतलब कि 1 2 3, सिर्फ तीसरे ही आदमी है शायद ये दोस्तों, हाँ बिल्कुल, सिर्फ चौथे, सिर्फ चौथा इंडियन है आज तक सभी स्पोर्ट्स में जो डायमंड लीग के पोडियम पर गया। तो सर्वेश कुशारे पहले हाई जंपर बने हैं पोडियम पर पहुंचने वाले। ये पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक सर्वेश कुशारे ने इतिहास रचा और 2.26 मीटर की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर रहे और मोनाको में अपनी शुरुआत में तीसरा स्थान हासिल करते हुए डायमंड लीग मीट में पोडियम पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने। कहां पर? मोनाको में। दुनिया भर में डायमंड लीग होती है, डायमंड लीग पेरिस, डायमंड लीग ग्रीस, डायमंड लीग स्वीडन, वैसे ही ये थी डायमंड लीग मोनाको। यहां पर कुशारे जो है, नाम क्या है इनका? सर्वेश कुशारे, हाई जंप में 2.26 मीटर की छलांग के साथ तीसरे नंबर पर रहे और केवल चौथे भारतीय हैं आज तक। वह भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा जो 13 बार पोडियम पर रह चुके हैं। मैं लोगों से बात करता हूं कि भैया इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? लोग बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, बोलते हैं धोनी, बोलते हैं ध्यानचंद, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा। ये गेम खत्म कर चुका है अपने। इसके पास गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, डायमंड लीग में, हर जगह है। अब तो ये बस मजे कर रहे हैं। गोल्ड मेडल पिछले साल 2024 में ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, लगातार डायमंड लीग में 13 बार पोडियम पर आ चुका है। ये है इंडिया का सबसे बड़ा एथलीट जो अभी 35-30 साल का भी नहीं शायद हुआ है। खत्म कर चुका है अपनी गेम। जो जो इसके पास था जीतने को इसके खेल में, वो इसके पास है। तो एनीवे, तो सिर्फ ये चौथे ही भारतीय हैं जो डायमंड लीग के दोस्तों उस पर आए हैं पोडियम पर। इससे पहले नीरज चोपड़ा 13 बार, लॉन्ग जंपर हैं दोस्तों मुरली श्रीशंकर, ये एक बार आए हैं 2023 में। डिस्कस थ्रोअर है विकास गौड़ा, ये 2 बार आए हैं। और अब दोस्तों सर्वेश कुशारे पहले हाई जंपर हैं दोस्तों। तो इन चीजों का रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मेसी दोस्तों, तो मेसी के पास एक रिकॉर्ड तो है वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल का। अभी खत्म नहीं हुआ वर्ल्ड कप, अभी सेमीफाइनल और फाइनल 2 मैच बचे हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा गोल कौन मारता है, मेसी मारता है या फिर एम्बापे मारता है, क्योंकि दोनों इस वक्त टाई हुआ पड़ा है। लेकिन एक रिकॉर्ड है जो मेसी अपने साथ इस वर्ल्ड कप से लेकर जाएंगे, वो सॉरी एक नहीं 2 है। एक तो है भैया 7 मैच में लगातार गोल करने का रिकॉर्ड। आज तक विश्व कप के इतिहास में 23वां विश्व कप चल रहा है दोस्तों ये वाला, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी भी खिलाड़ी ने 7 वर्ल्ड कप के मैचेस में लगातार गोल किया हो। चाहे एक गोल किया, लेकिन 7 मैच में लगातार गोल किया। एक रिकॉर्ड तो ये मेसी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा असिस्ट का। अब असिस्ट क्या होता है? असिस्ट समझिए, आपको मैं चित्र के माध्यम से बनाता हूं। ये है गोल, ये है गोल पोस्ट, यहां पर खड़ा है दोस्तों गोलकीपर, ठीक है, ये है गोलकीपर। तो ये है मेसी, ये है रोनाल्डो। ऐसा होता नहीं वैसे। सोचो एक ही टीम में है। तो फुटबॉल आई मेसी के पास, यहां से आई, मेसी ने रोनाल्डो को पास की और रोनाल्डो ने बूम गोल कर दिया। तो गोल किसका हुआ? मेसी का, सॉरी रोनाल्डो का। गोल किसका हुआ? रोनाल्डो का। लेकिन रोनाल्डो को हेल्प किसने की? रोनाल्डो को बॉल किसने पास की? रोनाल्डो को असिस्ट किसने किया? मेसी ने किया। तो इसके चक्कर में असिस्ट, सबसे ज्यादा असिस्ट करने में कि किसी खिलाड़ी की मदद की है गोल करने के लिए, तो इसका रिकॉर्ड मेसी के पास। तो वाह, वही है। तो लियोनेल मेसी पहले खिलाड़ी बन चुके हैं इतिहास में जिनके पास 10 असिस्ट हैं, यानी कि 10 लोगों ने गोल किया, उनको बॉल मेसी ने भेजी थी। तो ये देखिए मेसी अर्जेंटीना के 10, इनसे पहले डिएगो माराडोना रिटायर हो चुके हैं,
पियरी लिटबार्स्की रिटायर हो चुके हैं, ग्रेजेर्गो गोर्स रिटायर हो चुके हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे जी। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने कर लिया दोस्तों, लिंडा जीती है कैरोलिना को हराकर, और इसका नाम क्या है ट्रॉफी का? वीनस रोज वाटर डिश। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज लॉन्च करी है दोस्तों, तो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च किया है। तो इसके अंदर दोस्तों वो कंपनीज हैं जो जानवरों, अपने काम के लिए जानवरों का इस्तेमाल नहीं करती, जानवरों पर अत्याचार नहीं करती, उस तरह की कंपनीज का एक इंडेक्स निकाल दिया इन्होंने कि आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी एनएससी इंडेक्स लिमिटेड ने निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च किया। इंडेक्स निफ्टी 500 ब्रह्मांड की कंपनियों को ट्रैक करता है। ब्रह्मांड मतलब कि जो इंडिया की 500 कंपनीज है, निफ्टी 500 कंपनीज है, उस ब्रह्मांड की निफ्टी 500 जो यूनिवर्स है, निफ्टी 500 की जो कंपनी है उनको ट्रैक करता है, और उसमें देखता है कि इनके कामों में नॉन वायलेंस किस किस में है, इनके बिजनेस प्रैक्टिसेस में कहीं जानवरों को हार्म तो नहीं किया जा रहा। तो इन्होंने ना 3 कैटेगरीज में कंपनियों को बांट दिया है। तो इंडेक्स ने अहिंसा गेन फाउंडेशन की हेल्प ली और अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट फ्रेमवर्क दोस्तों इस्तेमाल किया। इन्होंने कंपनीज को हरा, संतरी और लाल में बांटा, ग्रीन, ऑरेंज और रेड में बांटा, जिसमें से ग्रीन वाली कंपनियों को रखा इस निफ्टी 500 इंडेक्स में, बाकी ऑरेंज और रेड को हटा दिया। मतलब कि ऑरेंज और रेड की जो कंपनियां हैं वो जानवरों पर क्या पता एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्या पता मेरे प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। होता है ना कि इंसानों तक कोई दवाई लेने के पहले, इंसानों के लिए कुछ सप्लीमेंट बनाने से पहले जानवरों पर ट्राई किया जाता है, वो ऑरेंज और रेड में कंपनियां हैं। बाकी ग्रीन कंपनियां हैं दोस्तों, उनको इस इंडेक्स में रखा है। तो इस इंडेक्स की तारीख जो है, बेस डेट है 1 अप्रैल है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसने बनाया ये इंडेक्स दोस्तों? एनएससी ने बनाया है। तो यह सूचकांक को अहिंसा निवेश आंदोलन ढांचे का उपयोग करके अहिंसा गेन फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर करते हैं दोस्तों, फिर क्लास की करते हैं दोस्तों खत्म। ये आप एक बार अपने आप जरूर रीडिंग करेंगे, बढ़िया सा करंट अफेयर देखते हैं। मोदी जी गए हैं न्यूजीलैंड, बिल्कुल। नाबार्ड को जीआई टैग, बिल्कुल। काफी करंट अफेयर है इसको करने को, ये आखिरी के 2 करते हैं। तो दोस्तों एक WDMMA करके है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या है WDMMA? ये दुनिया भर के सबसे ताकतवर एयरफोर्स की लिस्ट निकालता है। तो पिछले साल भी और इस साल भी इंडियन एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रहा। बोलो सर तीसरे पर कैसे है? यहां तो इंडिया हमको छठे पर दिख रहा है। तीसरे पर कैसे है? यहां तो इंडिया सर छठे पर दिख रहा है, लेकिन पढ़ो तो, ये है अमेरिका की एयरफोर्स, ये है अमेरिका की नेवी की एयरफोर्स, ये है रशिया की एयरफोर्स, ये है अमेरिका की आर्मी की एयरफोर्स, ये है अमेरिका की मरीन की एयरफोर्स, और यहां पर आती है दोस्तों इंडियन एयर। तो भैया अमेरिका अमेरिका, रशिया अमेरिका अमेरिका। तो देश के मामले में हमारी एयरफोर्स तीसरे नंबर पर, लेकिन अगर हम अमेरिका की आर्मी की एयरफोर्स, अमेरिका की नेवी की एयरफोर्स, अमेरिका की मरीन की एयरफोर्स ये भी देखें तो हम आते हैं छठे नंबर पर। पिछले साल भी यही थे, इस साल भी दोस्तों यही। किसने निकाली रैंकिंग? WDMMA ने। तो हमारे पास 1716 जहाज हैं, जिसमें 542 फाइटर जेट हैं, 498 हेलीकॉप्टर हैं, 282 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 374 ट्रेनिंग करने के एयरक्राफ्ट हैं। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग डेटा है। हमारे पास 542 फाइटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 259 है सुखोई, 79 है हमारे पास जैगुआर, 40 है हमारे पास मिग 21, 40 है हमारे पास मिग 29, 37 है M2000, 31 है हमारे पास तेजस, 28 है हमारे पास रफेल, 12 है मिग 29 अपडेटेड, 8 और है रफेल और 8 और है जैगुआर। याद नहीं करना, ये बस मेरे को लगा इंटरेस्टिंग सा कि मैं बच्चों को बताऊं। तो देखिए सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई विमान है। सुखोई किसने दिए हैं? रशिया ने दिए। लास्ट करंट अफेयर करते हैं आज का। 16वां एरो इंडिया 2027 ये होगा दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। तो दोस्तों इंडिया का लगा लीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन्स का दोस्तों एक, क्या कहेंगे इसको, एक्सपो होता है। यहां पर दुनिया भर की कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिका की, रशिया की, वो आके अपने जहाज दिखाते। देखिए इस कितने जहाज खड़े हुए हैं दोस्त। तो आओ, तो भैया एरो इंडिया 2027 का 16वां एडिशन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है, ये येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में होगा।
तो ये 2 साल में एक बार होता है। इससे पहले ऑब्वियसली 2025 में हुआ था, यहीं पर हुआ था यलहंका में, और 2027 में भी यहां पर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसे करवाता कौन है? इसे करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑब्वियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कराती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। तो कहां पर? येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है जो 16वां एडिशन एरो इंडिया का दोस्तों, वहां होने वाला है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर रह गए दोस्तों, एक बार अपने आप रीडिंग करके आएंगे। एक जीआई टैग्स का करंट अफेयर रह जाता है हमारा, मोदी जी न्यूजीलैंड थे, यहां वाला रह जाता है। ये हमारा एक आस्था 1 का रह जाता है 3, और चौथा रह जाता है हमारा दोस्तों ये लॉन्चर्स का। इसको हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन कल की क्लास में इन्हें करने से पहले जो करंट अफेयर्स आज रीड किए हैं उनको आज एमसीक्यू फॉर्मेट, उनको कल पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर आप ले लीजिएगा, रीडिंग करके आना। मजा आएगा कल जब मैं एमसीक्यू पूछूंगा और आप जब जवाब देंगे, अपने अंदर ही अपने अंदर से ही आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। काफी समय बाद क्लास हुई है, भाई बीमार हो गया था तो उसके लिए माफी है, बट माफी भी क्या बोलूं भैया, हाथ में थोड़ी होता है बीमारी। अब लेकिन कंटिन्यू होगी, टेंशन नहीं लेने का, सारा भाई आपका अपडेट कर देगा। आपको ध्यान रखिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रहा टेलीग्राम चैनल। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।